प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योति बबूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 10 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी विद्यार्थियों को घर पर ही उपलब्ध करा रहा हूँ। इसी कड़ी में आज आपका चैप्टर नंबर 6 समाप्त होने जा रहा है। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको जितने भी मैंने नोट्स बनवाए हैं उनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं है। अगर कोई प्रश्न बाहर है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में आप उसी प्रश्न को भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। वैसे तो मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स होते हैं उन नोट्सों में कहीं भी कोई प्रश्न शेष बचा हुआ नहीं रहता। मैं पूरे पाठ और उसके टॉपिकों को लेकर के चलता हूँ। फिर भी यदि कहीं कोई आपको समस्या महसूस हो तो आप डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज देखिए लास्ट पॉइंट में आपको अंगदान, देहदान कह दो या पादपों उत्सर्जन के बारे में बताऊँ। पहले आप सुन लीजिए कि अंगदान क्या है। अंगदान या देहदान बहुत ही एक उदात्त कार्य है, अच्छा कार्य है। आपको इस बात का पता होगा कि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पश्चात उसकी बॉडी को क्रिमेट कर दिया जाता है, चाहे वो यूथ हो, ओल्ड हो या चाहे मिड हो, कोई भी हो, सबकी बॉडी को क्या किया जाता है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार क्रिमेट कर दिया जाता है। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसे क्या कर देते हैं, जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है और उसका क्या होता है, मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है। यदि मान लीजिए उस मरने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी पार्ट्स को अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लगा दिया जाए तो जरूरतमंद व्यक्ति का क्या हो सकता है जानते हो, उसका जीवन बच सकता है, उसके जीवन को बचाया जा सकता है। जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें मरने के बाद भी 4 से 6 घंटे तक जिंदी रहती हैं। यदि हम आई बहन को कॉल करें और हम सब सहमति से उन आंखों को दान करना चाहें तो आंखें, एक मृत व्यक्ति की आंखें 2 अंधेरे में रहने वाले व्यक्ति अर्थात जिन्होंने अभी तक संसार की रोशनी नहीं देखी है उनको रोशनी प्रदान कर सकती है। ये अंगदान देना एक बहुत ही पुण्य का काम है। सबसे बड़ा दान यदि माना जाए तो अंगदान को ही कहते हैं। अंगदान व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही होता है। ये नहीं कि जीवित व्यक्ति अंगदान करते हैं। कई बार हालांकि ऐसा होता है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करनी होती है तो 2 में से 1 किडनी दे करके दूसरे दोनों व्यक्ति जिंदे रह जाते हैं, परंतु ये बहुत कम चांसेस होते हैं। जिस व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाता है ऐसा व्यक्ति 100% कुछ ही दिनों में मर जाता है। तो उसके घर वालों को सहमति से ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंगों को दान कर देना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। ये हमारे यहाँ पर एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गलत अवधारणा है कि व्यक्ति को मरने के पश्चात उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए उसके बॉडी पार्ट्स है ना किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन में लग करके और जीवन दे रहे हैं, उसके जीवन को सुखमय बना रहे हैं तो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। इसलिए अंगदान और देहदान करना चाहिए। भारत में भी बहुत से लोग अंगदान और देहदान कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अपनी आंख का कॉर्निया दान किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने सबसे पहले अपने नेत्र का कॉर्निया दान किया। एक व्यक्ति की 2 आंखें 2 व्यक्तियों के जीवन में रोशनी ला सकती है। अगर हमारे भारत में देखा जाए तो लाखों की संख्या में ऐसे चाइल्ड हैं जो नेत्रहीन हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कर सकते हैं, हमारी आंखें दे सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने अपना शरीर दान कर दिया। क्रिकेटर, महान क्रिकेटर गौतम गंभीर जिन्होंने मरने के पश्चात अपनी बॉडी को दान करने के लिए अभी से लिख करके दे दिया। साध्वी रितंबरा ने अपना बॉडी है ना जो अंगदान कर दिया कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर को किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए लगा दिया जाए। बहुत सी चीज़ें हमारे शरीर में जो ट्रांसप्लांट की जा सकती है, जैसे कॉर्निया है, गुर्दे हैं और दिल है, हमारा लीवर है, आमाशय है, फेफड़े हैं, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स ऐसे हैं हमारे
जो दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, उसके जीवन को बचा सकते हैं। ये बहुत पुण्य का है। रक्तदान भी इसी तरह का है। रक्तदान और देहदान, इन दोनों चीजों में क्या करते हैं, दाता और ग्राही दोनों को क्या कर लिया जाता है, पहले उनके हृदय का ए बी और ओ या RH फैक्टर मिलान कर लिया जाता है और फिर एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। देखिए, आज मैं आपको आपके यहाँ किताब में वैसे तो थोड़ा सा टॉपिक है, परंतु मैंने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही बता दिया है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी आंखों को कोई दान करना चाहे, तो उसके मरने के 4 से 6 घंटे बाद नज़दीक के आई बैंक को कॉल कर सकते हैं। आई बैंक वाले यानी आंखों को दान लेने वाले जो चिकित्सकों की एक बढ़िया टीम आपके घर आ जाएगी और आपके घर आकर के क्या कर लेगी, 4 से 6 घंटे के भीतर उन नेत्रों को निकाल करके विशेष प्रकार के रसायन में रख करके और जिस व्यक्ति को जरूरत है उसके पास उन्हें क्या कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। उस व्यक्ति की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी, नहीं बताया जाएगा इस बारे में किसकी आंखें किसको लगी हुई, परंतु वो व्यक्ति उस व्यक्ति की आंखों से क्या कर सकता है, जीवन दे सकता है। एक कहावत है कि पशु मरे मनुष्य के 100 काम संवारे, और मनुष्य मरे अर्थात मनुष्य मर जाए तो कोई भी काम नहीं है, क्योंकि उसको ले जाकर क्या कर देते हैं, जला देते हैं, दफना देते हैं। यहां इस किताब के माध्यम से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को इन अवधारणाओं से बाहर निकलना चाहिए। विदेशों में अगर देखा जाए तो विदेशों के स्तर पर अंगदान और देहदान बहुत बड़ी तादाद में किया जाता है। हमारे यहाँ तो 0.08% के लगभग लोग दान करते हैं। जरूरत है 50,000 हृदय प्रत्यारोपण करने की, जरूरत कितनी है, लगभग 50,000 हृदय प्रत्यारोपण करने की प्रति साल आवश्यकता है। 50,000 आदमी का हार्ट फेल हो जाता है और उनको हार्ट की जरूरत होती है, लेकिन हमारे भारत में मिलता है कितने लोगों को, लगभग 700-800 व्यक्तियों को ही मिल पाता है। इस तरह की कंडीशन हमारे भारत की है। यदि विदेशों को देखा जाए तो विदेशों में यह स्थिति 30% तक लगभग होती है। विदेशों में अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है या किसी का ब्रेन डेड मृत्यु हो जाती है, पहली बार तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उस स्वस्थ व्यक्ति और युवा व्यक्ति के बॉडी ऑर्गन्स वैसे भी वो तो खत्म हो गए। उन बॉडी ऑर्गनों को हमारे जैसे मान लीजिए भारत में जितने भी डिजीज से युक्त व्यक्ति हैं, बीमारी से ग्रसित हैं या अपने अंग खराब हो जाने के कारण जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को यदि दान दे दिया जाए तो उनके लिए बहुत बेटर हो सकता है, उनका जीवन बच सकता है, उनके घर वाले एहसान मानेंगे जब तक वो जिंदा रहेगा। अगर मान लीजिए व्यक्ति की मृत्यु 90 साल की उम्र में हुई है और 90 साल की उम्र में व्यक्ति ने अपनी नेत्रों को दान कर दिया, 90 साल की उम्र में यदि अपने नेत्रों को दान कर दिया और वो नेत्र किसी 40 साल के व्यक्ति को जाकर के लग जाते हैं, तो वो अभी भी क्या कर रहा है, उन आंखों को 30-40 साल और जिंदा रख सकता है। तो यानी कुल मिला के बात ये हुई कि उस व्यक्ति की आंखें इस धरती पर 130 साल से ज्यादा रह गई। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, अंगदान और देहदान करके बहुत ही उत्तम कार्य किया जा सकता है। ये एक बहुत उदात्त कार्य है, महान कार्य है। अगर दान देखा जाए तो रक्तदान और अंगदान सबसे बड़े दान के रूप में माना जाता है, जो किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। तो आज हमारा पॉइंट रहेगा अंगदान। देखिए अंगदान क्या है। दो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिकों के बाद में आपका ये पाठ खत्म हो जाएगा। तो लिख देंगे अंगदान एक उदात्त कार्य है। देखो अंगदान एक उदात्त कार्य है, यानी उदार का कार्य है, भलाई का काम है, अच्छा काम है, किसी का हित साधने वाला काम है। किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को अंगदान किया जाता है
जिसको आवश्यकता होती है, जिसको कोई अंग या ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका या जिसके शरीर का कोई अंग ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या कर देते हैं? अंगदान कर देते हैं। आगे लिखो, अंगदान दानदाताओं और उसके परिवार की सहमति के द्वारा किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि किसी छोटे व्यक्ति का, जैसे 18 साल से कम आयु के व्यक्ति का क्या करना पड़ता है? अंगदान देहदान करना पड़ता है ना। तो वो व्यक्ति अंगदान या देहदान कर सकता है जिसके पास उस बॉडी का कानूनी रूप से अधिकार मौजूद है। मान लीजिए मरने वाला तो 18 साल से पहले की उम्र का था, वो मर गया, अब उसे क्रिमेट कर देंगे, उसके बॉडी पार्ट्स कोई काम नहीं आएंगे। परंतु यदि उसके घर वालों की लिखित सहमति हो, उसके घर वालों की यदि क्या होती हो? लिखित सहमति हो, तो उस लिखित जिसका उस बॉडी पर अधिकार है, डेथ बॉडी पर जिस व्यक्ति का पूर्ण तरह से उत्तरदायित्व है, अधिकार है, वो व्यक्ति अगर लिखित सहमति दे देना तो क्या होता है जानते हो? उसके शरीर के अंगों को काम में लिया जा सकता है। एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, वो व्यक्ति तो खुद लिखित रूप में 2 व्यक्तियों के गवाहों के सामने अगर हस्ताक्षर करके दे दे कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर के अंगों के जो पार्ट्स हैं उनको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दिया जाए, लगा दिए जाए, तो वो तो उसकी तरह से शपथ पत्र हो जाता है, उसमें किसी की और जरूरत नहीं होती है। इस तरह से व्यक्ति क्या कर सकता है? अंगदान और देहदान कर सकता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, सडनली एक्सीडेंट हुआ और वो व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया। ब्रेन डेड होने के अब से पहले उसने क्या नहीं किया था? अंगदान देहदान नहीं किया था। तो उसके घर वाले उसके बाद में लिखित सहमति देकर के उसके शरीर के अंगों को क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट हमारा यही आ रहा है, अंगदान दानदाताओं और उसके परिवार, अंगदान या देहदान। देहदान होता है पूरा शरीर ही दान कर देना, अंगदान और देहदान। दानदाताओं या उनके परिवार की लिखित सहमति की पश्चात लिखित सहमति के पश्चात किया जा सकता है। आगे इसी में पढ़ते हुए आज ही नहीं है ये परंपरा कि अंगदान और देहदान की परंपरा कोई नई है, नहीं। महर्षि दादीजी ने अपने हड्डियों का दान किया था वृत्तासुर को मारने के लिए। वृत्तासुर को मारने के लिए महर्षि दादीजी ने अपनी हड्डी, हाँ भाई देखिए, अंग और ऊतक, यहाँ लिखो अंग और ऊतक। अंगों का दान करना या ऊतक दान में दानदाता की उम्र और लिंग मायने नहीं रखता। यानी कहने का तात्पर्य उम्र चाहे वो 80 साल का व्यक्ति भी अगर उसके अंग सही है ना तो दान कर सकता है। अगर जेंडरों में जैसे देखा जाए, स्त्री हो पुरुष हो या बालक हो, कोई भी क्या कर सकता है? दान कर सकता है। ना जाति कुछ कर सकती है, ना धर्म कुछ कर सकता है, ना लिंग कुछ कर सकता है, ना उम्र कुछ कर सकती है। जब चाहे जो व्यक्ति अपने शरीर के अंग दान कर सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन रोक टोक वाली नहीं होती है। तो अंगदान और ऊतक दान में दानदाता की अंगदान और ऊतक दान में दानदाता की उम्र और लिंग मायने रखते हैं।
उम्र का, किसी भी उम्र का व्यक्ति क्या कर सकता है, एक अंग प्रत्यारोपण, दान किया हुआ अंग प्रत्यारोपण होकर के किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, बचा सकता है। व्यक्ति द्वारा दान किया गया अंग किसी व्यक्ति के प्रत्यारोपित होकर के, प्रत्यारोपित होकर उसके जीवन को बदल सकता है। जैसे अंधे व्यक्ति का अगर भी तो जीवन बदल गया, उसके जीवन को बदल सकता है, उसके जीवन को बचा सकता है। यहां तक की बात आप एक बार लिख लें। नेक्स्ट आप फटाफट लिखें, फिर मैं आपको क्या है स्क्रीन या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे लिख लें ताकि मैं आपको आगे दिखा सकूं। लिख लिया है भाई? ठीक है, इसी में आगे बढ़ो, मैं इसे बता रहा हूं। देखो जैसे आगे निकलेंगे हम। अब भाई अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब हो गया है ना, तो ग्रहण करने वाले व्यक्ति का अंग खराब हो या किसी बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया हो, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, अंगरोपण प्रत्यारोपण किया जाता है। लिखेंगे अंग ग्रहण करने वाले व्यक्ति का कोई अंग बीमारी, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से खराब हो जाने पर उसे अंग प्रत्यारोपित किया जाता है। इसके बारे में और लिख लो कि अंग प्रत्यारोपण में क्या होता है। जैसे कॉर्निया है, आंख का कॉर्निया, गुर्दे हैं हमारे, दिल, यकृत, आमाशय, फेफड़े, अस्थिन, बोन मैरो जिसको कहते हैं, आपको पता होगा। महान क्रिकेटर युवराज सिंह, जिसको क्या हो गया था, कैंसर हो गया था, और उस कैंसर को दूर करने के लिए उसने अपना बोन मैरो चेंज करवा दिया। क्या करवा दिया था, बोन मैरो। तो अंग प्रत्यारोपण में लिखिए क्या क्या कर सकते हैं, कॉर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, फेफड़े। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं आंखें, आंख का कॉर्निया नहीं आ गया, कॉर्निया है, गुर्दे हैं, दिल है, लीवर है, फेफड़े हैं। आंख भी करवा सकते हैं मूत्र स्नान। हमारी क्या आंखें है ना, तो खराब हो जाती है ना, तो आंख भी बदली जा सकती है। उसके बाद अस्थि मज्जा आदि शामिल होते हैं। बोन मैरो जिसको कहते हैं,
अस्थि मज्जा आदि का टर्फ होता है। ये चीजें ट्रांसप्लांट की जाती हैं, ये चीजें बदली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ले लेंगे कि भाई क्या होता है, मृत व्यक्ति के मस्तिष्क की मृत्यु के बाद वर्ग जो भी आपको चाहिए वो अंगों को क्या करते हैं, दान किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति के ब्रेन डेड मृत्यु होने पर उसके अंगों का दान किया जाता है। जीवित व्यक्ति तो भाई शरीर के अंगों का दान कर ही नहीं सकता, बताओ कैसे करेगा, मरने के बाद ही तो कर पाएगा ना। इस तरह से आपका ये पॉइंट क्या हो गया है, खत्म हो गया। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पॉइंट आपका है लास्ट और अंतिम पॉइंट है पादपों में विसर्जन। पेड़ पौधे अपने शरीर में बनने वाली समस्त उपापचय क्रियाओं के पश्चात जो अपशिष्ट बनते हैं उन अपशिष्टों का किस प्रकार से त्याग करते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। उत्सर्जन किसे कहते हैं, शरीर की तमाम उपापचय क्रियाओं के पश्चात शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। देखिए आप लिख लीजिए, पादपों में मुख्य उत्सर्जनीय उत्पाद क्या क्या होते हैं, O2 और CO होते हैं। पादपों में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद O2 व CO2 होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, ऑक्सीजन ही तो होता है, या बाहर इनको क्या करते हैं, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, इनको शरीर से बाहर कर देता है। जिन्हें पादप श्वसन और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा श्वसन और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पादप शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देता है। कहाँ क्या कर देता है, पादप शरीर से बाहर क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन। जैसे आपने देखा होगा पेड़ पौधे सभी जीव जंतु श्वसन में तो ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, चाहे वो पेड़ हो या फिर जीव जंतु, सभी श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पादपों में एक चीज होती है कि ये उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसीलिए पादपों को जीवनदाता कहा गया है, प्राणवायु दाता कहा जाता है। तो आपने यहाँ ये लिख लिया होगा कि किस प्रकार से पादप शरीर से बाहर चला जाता है। अब अपन देखेंगे पादपों के बहुत से, जैसे जल आदि होता है, ये ऊपर का लिख लिया ना, इसी को तो मैं मिटा देता हूं। देखिए अपन लिख लेंगे कि पौधे से जल की जो अतिरिक्त मात्रा होती है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या कर दी जाती है, शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। पादपों में जल की अतिरिक्त मात्रा हो, पादपों में जल की जो अतिरिक्त
मात्रा है उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब शरीर से बाहर वाष्पोत्सर्जन में पानी निकालते हैं ना, तो बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थों को भी क्या कर दिया जाता है, इसके साथ साथ बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर जो पादप के बहुत से ऊतक होते हैं उनमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। कैसे होते हैं, पादपों के बहुत से ऊतकों में पादपों की बहुत से ऊतकों में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। पादप अपने कुछ भाग, जैसे पत्ती होती है, पत्ती पीली हो जाती है तो समझ लेना उसमें क्या आ गया, अपशिष्ट आ गया। अब पत्ता क्या करेगा, उस अपशिष्ट को दूर करने के लिए पत्ती को गिरा देगा, फलों में इकट्ठा कर देगा, फूलों में इकट्ठा कर देगा, छाल में इकट्ठा कर देगा और उसको फिर अपने शरीर से क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो इस तरह बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं ना अपशिष्ट, वो पादप क्या कर देता है, अलग कर। जैसे गोंद है, पादप में गोंद निकलती है ना, वो भी पादप का अपशिष्ट भाग होता है। पादप का क्या है, वो अपशिष्ट है जो पादप ने शरीर से क्या कर दिया है, बाहर त्याग दिया है। लिख देंगे ये पादप अपने कुछ भाग, पादप अपने कुछ भाग जैसे पत्तियां, फूल, फल, छाल, चीड़ो, छाल को क्या कहते हैं, ऊपर का वल्क कहते हैं ना, चीड़ा कह देते हैं पर, जैसे है ना, इनको क्या कर देते हैं, शरीर से अलग करके और क्या कर देते हैं, आदि को अलग कर उत्सर्जन कार्य करते हैं। इस तरह से पादप का क्या है, अपशिष्ट शरीर से क्या हो गया भाई, अपशिष्ट शरीर से बाहर हो गया। अब देखिए बहुत से अपशिष्ट पत्तियों की कोशिकाओं में सिंचित रहते हैं। पादप के बहुत से अपशिष्ट, पादप के बहुत से अपशिष्ट पादप पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं। कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, पादप की पत्तियों में इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ अपशिष्ट जैसे गोंद, रेजिन, ये नीचे वाली लाइन मिटा रहा हूँ वही बात की, और रहा इसमें मात्र 2-3 लाइन का है, फिर आपका ये पाठ खत्म हो जाएगा। कुछ अपशिष्ट गोंद, आदि को छाल जड़ों द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। पादप की छाल द्वारा इन्हें क्या कर दिया जाता है, पादप से बाहर त्याग दिया जाता है। हाँ भाई, आपका यहाँ पादप का उत्सर्जित पादपों से छुटकारा पाने का एक तरीका आपको मैंने बता दिया। ये आपका पाठ यहाँ पर खत्म हो गया है। अब आप इसके क्वेश्चन देख सकते हैं। चावल से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है प्रकारों की संरचना। हाँ भाई, आप
आपको पाठ समाप्त होने के बाद में मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। पहला प्रश्न है वृक्काणु की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मैंने आपको वृक्काणु की संरचना और क्रियाविधि करवाई है। क्यों देखना, आपके नोट्सों में देखना, आपको यूं का तो लिखा हुआ मिलेगा वो कि किस तरह से पादपों की क्रियाविधि और उसकी जो है संरचना आपको लिखी हुई मिलेगी। नेफ्रॉन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं। अभी मैंने ये प्रश्न लिखवाया है आपको। ये उत्सर्जित उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए पत्तियों को गिराना, फूलों को गिराना, छाल को गिराना, गोंद, रेजिन आदि है ना। तो पादप का जो मुख्य कार्य है उत्सर्जित, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या नाम से ऑक्सीजन आदि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण श्वसन क्रिया में होता है। सांस लेते हैं ना पेड़ पौधे या जीव जंतु कोई भी, तो उसको पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में ले लेते हैं और इसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जल बन जाता है। कुछ एक पादप क्या करते हैं, अपने अपशिष्टों को, जो पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा होते हैं, रंध्र कहते हैं जिनको, उन रंध्रों की सहायता से क्या कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। पौधे के जो उत्सर्जित वर्ज्य पदार्थ हैं, पत्तियां, छाल, फलों में पहुंचा दिया जाता है, वहां इकट्ठा कर दिया। जैसे आम जितना मोटा होगा ना, ये समझिए उसमें उतना ही ज्यादा उसके द्वारा बनाया हुआ भोजन और अपशिष्ट इकट्ठा हुआ होगा, इसलिए आम इतना ज्यादा रसयुक्त होता है। गोंद, रेजिन, टैनिन आदि है मृत काष्ठ में पहुंचा दिए जाते हैं, वहां से अलग कर देते हैं। अनेक उत्सर्जित पदार्थ हैं कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में संचित कर दिए जाते हैं। अनावश्यक जो जल आ जाता है पेट में, उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है या मृदा में स्रावित कर दिया जाता है पौधों की जड़ों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन कैसे होता है। देखो, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन एंटीडायूरेटिक हार्मोन के द्वारा होता है, एडीएच बोलते हैं इसको। जब हमारे शरीर के ऊतकों में अधिक मात्रा में जल होता है तो बनने वाला मूत्र तनु बनता है, उसको पुनः अवशोषण होने की आवश्यकता नहीं होती है, अवशोषण कम और उत्सर्जन ज्यादा होता है। यदि हमारे शरीर में ऊतकों में अगर जल की मात्रा कम है तो मूत्र सांद्र होगा, गाढ़ा, और उसमें पुनर्अवशोषण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस तरह से मूत्र बनने की क्रिया का नियमन किया जाता है। अब उसके पश्चात आपके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो छोटे क्वेश्चन हैं, एबेसीडे वाले। आप उनमें देख सकते हैं कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है। वृक्क क्या करता है, पोषण करता है, उत्सर्जन करता है, श्वसन करता है, परिसंचरण करता है। आप उत्सर्जन में निशान लगा देंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें निशान लगा लो, उत्सर्जन। दूसरा क्वेश्चन है पादप में जाइलम के इस काम के लिए, मैंने आपको जाइलम लिखाया, जाइलम जल के लिए और फ्लोएम खाद्य पदार्थों के लिए उत्तरदायी होता है। स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है, स्वयंपोषी पोषण के लिए देखो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। तो तीनों चीजें आवश्यकता, तो उपरोक्त सभी लगा। पायरुवेट के विखंडन के बारे में आपको बताया होगा। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और ये क्रिया किसमें होती है बताओ। पायरुवेट जैसे कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, केंद्रक में होती है, हरित लवण में होती है। इसके लिए आप क्वेश्चन को, मैंने आपको जो ऊर्जा के 3 पथ बताए थे, उन तीनों पथों के आधार पर आप अपना निश्चित कर सकते हैं पायरुवेट सब में मिलता है और किस तरह से होता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, प्रक्रम मैंने बताया आपको। छोटी आंत में किस तरह से पाचन होता है, पुराने वाले नोट्स है ना पूरे के, पहले आपसे पहले को देखना। भोजन के पाचन में लार की भूमिका, गीला करना आदि बताया था। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। वायु अवायु शोषण में अंतर बता दिया। गैसों के विनिमय के लिए हमारे फेफड़े को कैसे अभिकल्पित किया गया है, एक फेफड़े को खोल करके फैलाया जाए, 80 वर्ग मीटर को ढकेगा, बता दिया मैंने आपको। दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, क्योंकि एक चक्र में हृदय से 2 बार रुधिर गुजरता है। हो गया। जाइलम फ्लोएम के परिवहन के बारे में आपको बता चुका हूँ। फुफ्फुस में कूपिकाओं और वृक्क में वृक्काणु की दोनों की संरचना इतनी होती है। कूपिकाओं की संख्या लगभग 15 क्या होती है, करोड़ के समथिंग होती है, और इसी तरह से 12 लाख समथिंग नेफ्रॉन वृक्क में पाए जाते हैं। इस तरह से आज आपका ये पाठ पूरी तरह से खत्म है, समाप्त है। कल नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको वीडियो डाला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।